हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक रिवीजन क्लास। और इस रिवीजन क्लास में हम क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर्स होंगे वो एक दिन में ही खत्म होंगे, मतलब हम बोल सके तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वीडियो होगा। और इसमें हम पूरा चैप्टर बताएंगे आईएमपी क्वेश्चंस के साथ, और साथ साथ में नोट्स भी है, तो राइट डाउन कीजिए। और 3 महीने में भी हम क्लास 10 में एक अच्छा परसेंट स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं नोट्स के साथ। और अगर 2 घंटा भी याद से भी देते हैं डेली तो हम एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। साइंस चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करने के लिए हमें मालूम है कि ग्रेविटेशन जो है, जो हम ग्रेविटेशन देख रहे हैं, एक तरह का क्या है, फोर्स है। और इस फोर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ और भी टाइप्स ऑफ फोर्स देखते हैं, जिससे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स such that force depend only on the mass of the particle and separation between them। हम क्या देख रहे हैं कि यूनिवर्स में किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, यूनिवर्स में किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो फोर्स फुल्ली डिपेंड किसके है, उनके मासेस पे, ओके, या फिर उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड है। इसको आगे भी देखेंगे हम, पर याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ, या फिर कोई स्टोन हो सकता है, या फिर अर्थ हो सकता है, या फिर मून हो सकता है, उनके बीच में कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट लेते हो यूनिवर्स में, उनके बीच में जो फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन मोशन इज, तुम्हें पिक्चर में दिख रहा होगा कि बीच में प्रोटॉन होता है, और एटम के आजू बाजू कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कभी भी किसी एटम के किसी भी दो चार्ज के बीच में, हमें मालूम है दो चार्ज कौन से हो सकते हैं? एक प्रोटॉन हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब थर्ड फोर्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। हम सभी को मालूम है कि अगर ये एटम है पूरा, तो एटम के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और बीच में कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का दिख रहा है आप लोग को, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि ये फोर्स लग कहाँ रहा है? न्यूक्लियस में लग रहा है। अब फोर्थ वन देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक कांस्टेंट स्पीड से अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ? एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका जो फोर्स होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो फोर्स होता है वो कहाँ एक्ट करता है? जिस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करता है, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर में वो फोर्स क्या करता है? एक्ट करता है। ये हो गए तुम्हारे चार फोर्सेस, जिसमें हम ये फोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा लेसन है ग्रेविटेशन, वो एक तरह का फोर्स है। उस फोर्स को पढ़ने से पहले मैं सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा फोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करूं। तो हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे। अब स्टार्ट करते हैं एक आईएमपी क्वेश्चन के साथ, जो फिक्स है। 90% में बोल सकता हूँ कि पेपर में इसके ऊपर तुमसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, पर होगा जरूर। आईएमपी है, याद रखना। इस लेसन का ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो क्या टॉपिक क्या है? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, कैपलर ने अपने कौन से लॉ दिए प्लैनेट के मोशन के ऊपर? ठीक है, तो सबसे पहला लॉ था, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स। ऑर्बिट मतलब क्या होता है? प्लैनेट हमें मालूम है, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, ओके, और वो 8 प्लैनेट का खुद का एक पाथ है, और उस पाथ में वो क्या करते हैं? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जो पाथ है वो कौन से शेप का होता है? वो एलिप्स शेप का होता है। आप सभी को मालूम होगा सर्कल, सर्कल जो शेप है उसके पास सेंटर होता है, और सेंटर कहाँ होता है? उसके बीचों बीच में होता है। और एक सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये जो इलिप्स एक शेप है, इसके अंदर सेंटर नहीं पाया जाता, इसके अंदर फोकस पाया जाता है। और एक इलिप्स के पास कितने से फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। एक यहाँ हो सकता है और एक कहाँ हो सकता है? एक यहाँ हो सकता है। ओके, तो बोल क्या रहा है कि प्लैनेट जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, और उसका शेप कैसा होता है? एलिप्स होता है। उसके पास 2 फोकस होते हैं, और किन्हीं भी 2 फोकस के पास क्या होगा? सन होगा। जैसे तुम देख रहे हो, ये एक फोकस हो गया
और एक ये फोकस होगा, लेकिन सन कहाँ होगा, किसी एक ही फोकस पे होगा। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो लाइन प्लैनेट और अर्थ को ज्वाइन कर रही है और स्वीप कर रही है, मान लो ये A2 जो तुम्हें दिख रहा है एरिया 2, ये एरिया 2 मतलब मान लो ये अर्थ है, अर्थ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गई है और इसको जाने में 6 महीना लगा है। ओके, और सेम इधर देखो, अर्थ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आई है और यहाँ भी इसको 6 महीना लगा है, तो टाइम तो सेम है। अगर टाइम सेम होगा तो ये A1 और A2 जो ये एरिया है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही लिख रहा है सेकंड लॉ, क्या बोल रहा है कि जो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम इक्वल है तो जो ये एरिया होगा जिसमें अर्थ या फिर कोई प्लैनेट स्वीप कर रहा है वो कैसा होगा, इक्वल एरिया होगा। ये था तुम्हारा सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ देखो क्या है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। किसी भी प्लैनेट का एक खुद का एक समय होता है जिस समय वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमें मालूम है जो हमारा अर्थ है वो 365 डेज लेता है पूरे सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो वैसे ही हर प्लैनेट का एक खुद का टाइम इंटरवल होता है, जिस टाइम इंटरवल में वो क्या करता है, पूरे प्लैनेट अरे पूरे सन का एक राउंड लगाता है। ओके, तो बोल क्या रहा है कि जो वो राउंड लगाने का जो समय है उसका क्या कर दो, तुम स्क्वायर कर दो। और जब तुम स्क्वायर करते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन और प्लैनेट के बीच का जो मीन डिस्टेंस है उसके क्यूब के बराबर होता है। जैसे कि तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलूं या रिप्रेजेंटेशन दूं मैं, तो क्या है टी स्क्वायर। टी का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल पीरियड, कि उस पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है उसको बोलते हैं टी। आर का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से कितनी मीन दूरी है उस प्लैनेट की, उसको बोलते हैं हम आर। तो देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। टी क्या है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और आर क्या है, मीन डिस्टेंस। अब ध्यान देखो इधर मैं एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लिया हूं, जैसे कि जुपिटर एक प्लैनेट है, तुम्हें मालूम होगा सबसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। जैसे हमारे अर्थ को 365 डेज लगता है पूरे अर्थ सूरज का चक्कर लगाने में, लेकिन जो तुम्हारा जुपिटर है उसको कितना समय लगता है, 11 साल 8 महीना लगता है किसका करने में, पूरे सन को एक चक्कर लगाने में। ओके, और उसका रेडियस कितना है, 5.2 है। मीन डिस्टेंस उसका कितना है, 5.2। तो अगर तुम टी का क्यूब निकालते हो, अरे टी का स्क्वायर निकालते हो, टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो कितना आता है 140, क्योंकि 11.8 का स्क्वायर क्या होगा, 140। और सेम वैसे ही उनके जो मीन का डिस्टेंस हमें क्या करना है, क्यूब करना है। अगर क्यूब निकालते तो भी कितना आता है, 140 बराबर आया। तो यही तुम्हारा थर्ड लॉ है। ओके, मुझे मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने इस पीडीएफ या फिर इस वीडियो में वही रिवीजन करा रहा हूँ मैं। ओके, और रिवीजन में मैं वही टॉपिक लिया हूँ जो सच में आईएमपी है, जो सच में पेपर में पूछा जाता है। और याद रखना ये 3 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स इसके अंदर में ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ओके, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो ये न्यूटन बाबा का कहानी है। अब न्यूटन बाबा की कहानी देखते हैं। अब सभी को मालूम होगा कि बहुत बच्चे परेशान होते हैं इन बाबा के कारण। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं हम क्या लिखा है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा होगा। जैसे अगर मैं इस मून की बात करूं, तुम्हें मालूम है ये हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, और ये हमारा अर्थ है। ओके, हमारी पृथ्वी हमारी भारत माता इधर ही है, मतलब बोल सकते हैं हमारा ये अर्थ है, सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट। ओके, तो ये जो तुम्हारा मून जो है नेचुरल सैटेलाइट, ये क्या है, ये चारों तरफ चक्कर लगाता है किसके, अर्थ के, राइट ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ओके, तो ऐसे ही जितने भी इस ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो न्यूटन क्या बोल रहा है कि जो वो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास है। जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, इस दो ऑब्जेक्ट का मास क्या है, इसका मास है M1, इसका मास है M2। ओके, तो बोला ये न्यूटन ने क्या बोला कि जो भी फोर्स है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, मतलब इनके मासेस को क्या कर दो तुम, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब m1 m2, ये पहला हो गया। आगे क्या लिखा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वही फोर्स किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा, किसके, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट तुमने लिया है, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है उसको बोल दो r, उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो कौन, फोर्स। तो ध्यान से देखना इधर F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, और यही F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो एक काम करते हैं हम, दो बार F है तो एक बार लिखते हैं हम लोग, ओके। m1 m2 हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने इसको ऊपर लिखा, और जो r स्क्वायर है मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो दूरी है वो r है, और उसका जो स्क्वायर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए उसको हमने कहा लिखा, नीचे लिखा। और इनके बीच में जो साइन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। हमें मालूम है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसको हम हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ मैं किस कांस्टेंट का इस्तेमाल किया हूँ, जी का। जी मतलब क्या है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और जी का वैल्यू क्या होता है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है, इसलिए इसका वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी, या फिर तुम बोल सकते हो पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना ये था तुम्हारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत अच्छा नोट्स है, राइट डाउन करो अच्छे से। और तुम अगर ऐसा पेपर में लिखते हो, अगर 3 मार्क्स का आता है तो तुम्हें 3/3 मिलेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि सच में मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो हो कम टाइम के लिए हो और आप लोग को समझ में भी आए, और आप लोग का जो समय है बर्बाद ना हो किसी भी लेसन को रिवीजन करते समय। चलो आगे चलते हैं स्लाइड पे। अब हम देखेंगे, जो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो IMP है, ठीक है। द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। The acceleration is produced in a body due to the earth gravitational force is called acceleration due to the gravity। हमें मालूम है कि अगर तुम्हें मालूम होगा कि अगर हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमें चढ़ने में बहुत समय लगता है, राइट, लेकिन जब हम उसी पहाड़ से उतरते हैं तो समय बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू चढ़ना। ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि जब हम अर्थ से दूर जाते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे क्या होता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है, राइट। तो जब हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए हमें समय ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम उसी डायरेक्शन में अगर हम आ रहे हो तो हम आ रहे हो तो हमारा फोर्स सही, ऊपर से हमें अर्थ खींच रहा है, जिससे क्या होता है, फोर्स डबल हो जाता है, हम जल्दी उतर जाते हैं। तो क्या बोला है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी से लगाए गए बल के कारण, फोर्स के कारण जो बॉडी एक्सेलरेशन महसूस करता है, चाहे वो तुम भी हो सकते हैं या फिर कोई बॉल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल, अरे सॉरी ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे तुम देख रहे हो लड़के को, इसको बहुत चुल मची हुई है, ये सोच रहा है आज मैं कूद जाऊंगा, आज मैं रिकॉर्ड बना ही लूंगा। अब देख रहे हो ये कूद रहा है, लेकिन देखो जब ये कूद रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि इसको पृथ्वी अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। रीजन क्या है, पृथ्वी इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, ओके। एक मिनट गाइस, ओके गाइस, तो हमने क्या बोला कि इसको बहुत चूल मची है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब रीजन क्या है, नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या है, अर्थ हमेशा जो फोर्स लगाती है या फिर किसी को खींचती है अपनी तरफ, तो हमेशा अपने सेंटर की तरफ वो क्या करती है, किसी भी चीज को पुल करती है, जो तुम्हें दिख रहा होगा, ओके। इधर देखो लिखा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि उस पे क्या कर रही है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। मतलब अगर कोई हम जंप लगाया हमने, और जंप लगाकर हम नीचे की तरफ आ रहे, हमारी स्पीड में बदलाव हो रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो रीजन क्या है, अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। और हमेशा अर्थ क्या पुल करती है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सेंटर, अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था ग्रेविटेशनल मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर्मूला देखा था हमने, F इज इक्वल्स टू जी, क्या है हमारा, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ अर्थ, क्योंकि ये जो पृथ्वी है जिसपे लड़का कूद रहा है, ये जो पृथ्वी है इसका मास, और फिर स्मॉल m मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हो सकता है, जैसे कि इस लड़के का मास मान लो,
इस लड़के का कुछ मास होगा, मान लो 6 मास होगा, फिर 60 किलो मास होगा, और हमारे पृथ्वी का मास तुम्हें मालूम ही होगा 6 × 10⁻24 होता है केजी, ये हमारे पृथ्वी का मास है। तो F इजिकल्स टू क्या लिखा मैंने, G। M मतलब कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन r स्क्वायर। ये लड़के और इस पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r से, और उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और F इजिकल्स टू mg क्या है, जो हम पे फोर्स लग रही है, क्या हमें मालूम है, फोर्स एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमारा इधर एक्सेलरेशन कौन करवा रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ जो एक्सेलरेशन है उस जगह पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब ये भी एक तरह का क्या है, एक्सेलरेशन है जो पृथ्वी की तरफ से है। ओके, तो F इजिकल्स टू mg हो गया। ये दोनों F क्या है, कॉमन है, कॉमन है, एम राइट, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और जिससे क्या होगा, m और ये m कट जाएगा तो बचेगा क्या, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर कब रहेगा, जब वो ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे हो, या फिर ऑब्जेक्ट की सरफेस पे ना होकर कहीं तो हो, तो उसको बोलेंगे स्मॉल आर। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ कैपिटल आर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, होगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो ये आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, याद रखना। आर, कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी न किसी पोजीशन पे होगा अर्थ से, या तो ऊपर या तो नीचे। ओके, तो हमें मालूम है जी इजिकल्स टू, अभी ये कैपिटल जी का वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ, अब मास ऑफ अर्थ मैंने क्या बताया था, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6, और उसका स्क्वायर कर दो, तो तुम्हारा जब इस पूरे को सॉल्व करते हो तो तुम्हारा वैल्यू कितना आता है, 9.77। और तुम्हें मालूम है कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों एक जैसे ही है, और हमें मालूम है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए क्या होगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बहुत जगह इसको 9.8 भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये स्लाइड भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नोट्स बनाते जाइए। ओके, अब जो जी है, अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस, ये आता है गिव रीजन में। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है गिव रीजन में, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ अपने ऑनवर्ड में लिखना, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे जी, मतलब स्मॉल जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी, जी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी बोलते हैं, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात आ गई। तो बोल ये रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अर्थ, देखो अभी हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, 9.77 या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो अर्थ में प्लेस टू प्लेस चेंज भी हो सकता है। इट्स ऑल्सो वेरी विद द अल्टीट्यूड एंड डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। ये चेंज होगा जैसे जैसे मैं अर्थ के ऊपर जाऊंगा, या फिर जैसे जैसे मैं अर्थ के अंदर आऊंगा, तो ये क्या होगा, जो ग्रेविटी की वैल्यू वो चेंज होगी। चलो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट से। द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्पेरिकल। हम जब छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता था अर्थ इज लाइक अ बॉल, अर्थ एक गेंद का आकार है, पर सब झूठ था। अर्थ का जो शेप है स्पेरिकल नहीं होता, गोलाकार नहीं होता। इट इज समवॉट फ्लैट एट द पोल एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, पोल किससे बोलते हैं, इक्वेटर किससे बोलते हैं, तो ध्यान से देखना, ये जो ऊपर का भाग है, सबसे टॉप भाग, इसको बोलते हैं पोल, ये है नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला दिख रहा है ये वाला, ये है साउथ पोल, और जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर। समझ में आया, वापस देख लो, अर्थ का जो ये टॉप का जो भाग होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे का जो ये भाग है इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इक्वेटर किसे बोलते हैं, पोल किसे बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो अर्थ है वो स्पेरिकल नहीं होता। अब क्या लिखा है, ये जो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है,
जो पोल है उसमें वो फ्लैट रहता है, मतलब चपटा रहता है। देखो चपटा है इधर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, देखो दोनों तरफ चपटा है। एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर, और इक्वेटर की तरफ कैसा रहेगा, ये फूला हुआ रहेगा, ऐसा बल्ग हुआ रहेगा। ये अर्थ का शेप है, ऐसे याद रखना। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है बहुत ही मैक्सिमम रहेगा। कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द पोल एज द पोलर रेडियस इज मिनिमम, इट इज मिनिमम 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम अर्थ के सरफेस पे हो, मतलब इक्वेटर पे हो, ध्यान सुनना, अगर तुम अर्थ के सरफेस पे हो या फिर इक्वेटर पे हो तो तुम्हारी जी की वैल्यू क्या रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे तुम पोल की तरफ जाओगे, जैसे जैसे तुम पोल की तरफ जाओगे तो जो तुम्हारा वैल्यू होगा क्या होगा, मिनिमम होता जाएगा, कम होता जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी कर रहा है, बहुत ही स्लाइटली वेरी कर रहा है, पर वेरी कर रहा है। ओके, तो अगर कोई पूछता है कि जो तुम्हारा जी है उसके उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो पहला है अल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है जब हम सरफेस पे है तो जो जी का वैल्यू है कितना, 9.8, और जैसे जैसे मैं पोल की तरफ जा रहा हूँ तो जो जी का वैल्यू हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 9.7। सो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, in the interior of the earth on the average value of g is less than the earth's surface, as the depth below the earth's surface increase the value of g decrease and finally it becomes zero at the center of the earth। बहुत बड़ी बात है, बोलिए रहा है जब तक तुम अर्थ के सरफेस पे हो तब तक ग्रेविटी रहेगा, जैसे जैसे तुम अंदर आओगे अर्थ के क्या होगा, तुम्हारा जो ग्रेविटी है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मैं ट्राई करता हूं तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है ये बताने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, होता ही है, तुम्हारा ये अर्थ है, इसको मैं थोड़ा बांट देता हूं छोटे छोटे सेक्शंस में। ओके, मान लो तुम जब यहाँ खड़े थे, कहा यहाँ, तो जो यहाँ जब तुम खड़े थे तो तुम्हारे लिए अर्थ का मास ये पूरा बॉडी था, ये पूरा होल बॉडी। क्या था, समझ में आया मैंने क्या बोला, जब तुम यहाँ खड़े थे तो जो पूरा ये बॉडी दिख रहा है पूरा अर्थ का मास था। लेकिन जैसे तुम अंदर आने लगे, मतलब तुम अब यहाँ आ गए इस पोजीशन पे, तो क्या होगा, अब इस समय जो अर्थ का मास होगा ये पूरा कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसे कंसीडर किया जाएगा, ये जिस जगह पे तुम खड़े हो वहां से उस मास, उधर से रेडियस बनाएंगे और वहां से हम एक मास को कंसीडर करेंगे। और तुम अगर अंदर आते हो, दिख रहा है, तो अब तुम और अंदर आ गए, तो जो जिस जगह पे तुम खड़े हो वहां से अगर एक स्फीयर बनाया जाए रेडियस के फॉर्म, मतलब सेंटर से अगर जहां तुम खड़े हो वहां से एक स्फीयर बनाया जाए तो और छोटा होगा। ऐसे करते करते जब तुम और अंदर आते जाओगे तो क्या हो रहा है, अर्थ का मास छोटा होते जा रहा है। और याद रखना, अगर अर्थ का मास जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। याद रखना, अर्थ का मास जैसे जैसे डिक्रीज होगा, पेपर में आ सकता है, व्हेन द मास ऑफ द अर्थ इज डिक्रीज तो व्हाट हैपन इन द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, याद रखना वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर अर्थ का मास घटेगा तो जो जी है उसका भी मास क्या होगा, घटेगा। और तुम एकदम सेंटर में आ गए अर्थ के तो कुछ मास बचा ही नहीं, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके, आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा, तो प्लीज ध्यान से देखिए वीडियो को। ओके, मैं सारे आईएमपी क्वेश्चंस को करा रहा हूँ और बहुत मजेदार तरीके से करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। आई होप आप अच्छे से करें, नोट्स बनाएं और आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर हो, और मैं हर एक चैप्टर के लिए ऐसा नोट्स लेके आऊंगा। ओके, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत बड़ी बात है भाई, पढ़ो पढ़ो, पेपर आ चुका है, 2-3 महीना बाकी है, और नहीं पढ़े तो लाइफ झंडवा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, अरे हमें तो सब कुछ समान लगता है, हमें लगता है मास भी एक ही है वेट भी एक ही है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस दिख रहा है। उड़ी भाई तो झोल हो गया। चलो फिर भी स्टार्ट करते हैं। मास क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अगर मैं एक बात करता हूं, कोई मैं मैटर लेता हूं, मैटर, वो वाला मैटर नहीं है, मैटर, तो इसके अंदर कितने अमाउंट है, कितने अमाउंट ऑफ एटम प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, दिख रहा है, कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, इसी को मास बोलते हैं। तो मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ओके, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड इज नेवर जीरो। हमें मालूम है कि अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम है, अगर मैं यहां हूं तभी उतने ही रहेंगे, अगर उनको मैं अर्थ पे ले गया फिर भी उतने ही रहेंगे। ऐसा है क्या कि 2-3 एटम निकल जाएगा बाहर, बोलेगा मैं
मून पे नहीं जाना चाहता, नहीं हो सकता ऐसा। मतलब जो मास है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है, अगर तुम उसको यूनिवर्स के किसी कोने में लेके चले जाओ। और ये क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केजी है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम ऑन द अर्थ एंड द मार्स। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं और मार्स की बात करूं, ये दोनों अलग अलग प्लैनेट्स है, ओके। और इन दोनों की जो ग्रेविटी है दोनों अलग अलग होंगी। लेकिन अगर मैं पृथ्वी पे किसी अगर मेरा वजन अगर मान लो 6, या देखना, अगर मैं मास की बात करूं, अगर मैं भले 50 केजी या फिर 60 केजी का हूंगा, ये तुम्हारा वेट है, तुम केजी में नापते हो, गलत है। लेकिन अगर तुम्हारे मास की बात करूं तो अगर कोई आदमी 60 केजी का है तो उसका मास कितना होगा, 6 केजी। अगर मैं अर्थ पे हूं तो मेरा 6 केजी है, अगर मैं मार्स पे भी गया तो मेरा वेट कितना होगा, 6 केजी ही होगा, ओके। अब बात करते हैं वेट का। The weight of an object is defined as the force with which the earth attract the object. It is directed toward the center of the earth. Weight क्या होता है, वेट का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा मास है, जैसे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, W is equals to mass into ग्रेविटी। मास होता क्या है, जैसे ध्यान सुनना, तुम्हें मालूम है कि मैंने अभी बताया मेरा मास कितना है, 6 केजी, मैंने बोला 6 केजी, ओके 6 केजी, राइट। और हमें मालूम है कि हमारे, मैं अभी कहा हूं, पृथ्वी पे हूं। अब पृथ्वी की ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8। 9.8 को मैं 10 कंसीडर कर सकता हूं ना, चलो मैं ग्रेविटी को 10 कंसीडर करता हूं। अब बताओ मेरा वेट कितना हो जाएगा, 60 केजी। समझ में आ रहा है क्या है वेट, इससे तुम्हें पूरा मतलब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा वेट है क्या। मास हर जगह सेम होगा लेकिन वेट चेंज होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें मालूम है पृथ्वी की ग्रेविटी 10 है, मून में जाओगे तो उसकी ग्रेविटी कितनी होगी, 1.6। ग्रेविटी चेंज हुई, मतलब यहाँ 1.6 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर बहुत कम आएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोलते हैं कि जो मास है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट होता है वेरी करता है। तुम जहां जिस प्लैनेट पे जाओगे, जहां जहां तुम यूनिवर्स में जाओगे, हर कोने में अलग अलग वेट तुम्हारा होगा, ओके। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। और अर्थ पे, क्योंकि अभी हमने देखा अर्थ पे ग्रेविटी चेंज होता है, अभी हमने देखा सरफेस में 9.8 था, पोल पे कितना होगा, 9.7। मतलब पृथ्वी पे भी जो तुम्हारा वेट होगा क्या होगा, चेंज होगा। इट्स अ जीरो एट द अर्थ सेंटर। अगर तुम्हें कोई पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में घुसेड़ दिया, तुम भाई जीरो हो जाओगे। तुम अपने आप को देखने लगे, क्या भाई क्या हो गया, सब गुल हो गया क्या मेरे अंदर का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेविटी लगा ही नहीं, जिस कारण वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि मास रहेगा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इस पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और याद रखना, आज तक हम बोलते थे कि हमारा, कोई हमसे पूछा था तुम्हारा वेट कितना है, तो हम बोलते थे 60 केजी। क्या बोलते थे, 60 केजी। लेकिन ये तो हम गलत बोलते थे। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है वेट का यूनिट, न्यूटन। The weight will not be same because the value of g on the earth is different from that of the Mars. जो वेट है वो कभी सेम नहीं हो सकता, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हर जगह g की वैल्यू जो है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है, क्या करती है, वेरी करती है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत अच्छे से समझा होगा, नोट्स को लिखिए और इसको लर्न भी कीजिए, पेपर में आ सकता है। ओके, फ्री फॉल देख रहे हो, छावे को, छावा है, छावा, सॉरी सॉरी, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। फ्री फॉल क्या होता है, whenever an object move under the influence of gravity alone, it is said to be falling freely. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अकेला गिर रहा है, जैसे प्यार में गिरना, तो वो अलग हो गया, ये फ्री फॉल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की तरफ गिर रहा है, इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। बताओ, समझ में आया। When a body fall in the air, there are three forces acting on the body. जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ गिरता है, जैसे देखो वो लड़के के अंदर चुल मची थी, वो गिर रहा था पृथ्वी की तरफ, मतलब कूद रहा था, तो उसके पास तीन ऐसी चीजें थी, तीन ऐसे फोर्स थे जो उसमें एक्ट कर रहे थे, पर उसको दिखाई नहीं दे रहा था। पहला फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्टिंग डाउनवर्ड। पहला फोर्स तो हमें मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण वो लड़का जमीन की तरफ आ रहा था, मतलब पृथ्वी की तरफ आ रहा था। दूसरा फोर्स क्या था, द फोर्स ऑफ बायोन्सी, जिसे अपथ्रस्ट बोलते हैं, ड्यू टू द एयर एक्टिंग अपवर्ड। और दूसरा फोर्स क्या है, जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, बायोन्सी फोर्स, जो उसको नीचे की तरफ से लग रहा था। क्यों, क्योंकि जब वो कूद रहा था तो नीचे एटमॉस्फेयर था
और एटमॉस्फेयर क्या कर रहा था, उसको नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था। तुमने देखा होगा अगर एक स्टोन और एक पेपर को अगर मैं एक साथ छोड़ू तो स्टोन जल्दी गिर जाता है, पेपर टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि स्टोन क्या है, थोड़ा हार्ड है, रिजिड बॉडी है, तो वो क्या करता है, एयर रेजिस्टेंस को चीरते हुए नीचे आता है। लेकिन जो पेपर होता है बहुत ही लाइट वेट होता है और उसका सरफेस भी कैसा होता है, वाइड होता है, इसके कारण क्या होता है, वो फ्लोट करते हुए आता है। क्यों? क्योंकि नीचे से उसको फोर्स लग रहा है, किसका, हवे का। थर्ड क्या है, द फोर्स ड्यू टू द फिक्स द फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन विद एयर एक्टिंग अपवर्ड, वही मतलब सेम सेम सेम, ओके सेम ही है। तो याद रखना ये सारे फोर्स है, जब कोई चीज नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये सारी चीजें हैं जो उन पे एक्ट करती है। ओके, फ्री फॉल समझ में आया? प्यार में गिरना नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, बहक जाओगे नहीं तो तुम लोग। आ जाओ इधर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिर्फ नॉर्मल सा आता है, क्या है ये पूछने के लिए, मतलब डेफिनेशन टाइप देखो ध्यान से। द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान सुनो, ये हाथ है, इसमें मैंने पत्थर रख दिया, राइट? जब मैंने इसमें पत्थर रखा, भाई अपने अंदर बहुत गुस्सा भर के रखा है, पोटेंशियल एनर्जी भर के रखा है, जैसे इस हाथ को मैं हटाऊंगा पत्थर धार से नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा? अर्थ के अंदर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, कब तक, जब तक ये मेरे हाथ के ऊपर था। लेकिन जैसे इसको मैंने हटाया, क्या हुआ, ये चीज नीचे की तरफ आने लगा, मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। ओके चलो, अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये बहुत जरूरी है, अगर तुमको निकलना है, मुक्त होना है दुनिया से, ये बहुत जरूरी है। अरे मरने की बात नहीं कर रहे हैं, चांद पे जाना है ना, साइंटिस्ट बनना है कि नहीं बनना है। चलो देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। When a body is thrown vertically upward from the surface of the earth, the minimum initial velocity of body for which the body is able to overcome the downward pull up by the earth and can escape the earth is called escape velocity. एक, अगर मुझे किसी बॉडी को वर्टिकली अर्थ के सरफेस से ऊपर भेजना है, कहा, अर्थ के सरफेस से ऊपर भेजना है, तो मुझे उसको इतना तो वेलोसिटी देना पड़ेगा जिससे जो पृथ्वी उसको खींच रही है उससे वो टेंशन मुक्त होकर आराम से पृथ्वी से बाहर निकल सके। और जो मैं वेलोसिटी दे रहा हूं जिससे वो पृथ्वी के फोर्स को भूलकर छोड़कर वो पृथ्वी से बाहर निकल रहा है, उस वेलोसिटी को मैं क्या बोलता हूं, एस्केप वेलोसिटी। मतलब मैंने उस, जैसे कि रॉकेट है, उसको मैं कितने तेजी से फेंकूंगा जिससे वो उसको पृथ्वी की तरफ खींच ही नहीं पाएगी और वो अर्थ से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। और याद रखना, ये पक्का है कि 3 या 4 मार्क के लिए आता ही आता है। क्या आता है इसके पीछे, बोलेगा कि तुम्हें इसका डिफाइन बताओ और साथ साथ में न्यूमेरिकल बताओ। अब ध्यान सुनना, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब तक तुम पृथ्वी के सरफेस पे हो तब तक जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, राइट? और अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, जिसमें जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर क्या है, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। अब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या है, एनर्जी है। और इन दोनों का जब मैं सम करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं, टोटल एनर्जी, या फिर इसको रिप्रेजेंट करता हूं E1 से। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, और सम करूंगा लेकिन ये साइन क्या, माइनस क्या है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ आ जाएगा gm अपॉन r। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के सरफेस में टोटल एनर्जी कितना होगा, इतना होगा। एट द इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अगर मैं अर्थ से बहुत दूर चला गया तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। याद रखना, जितना तुम अर्थ से दूर जाओगे उतना क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, और जब तुम कुछ ज्यादा ही दूर चले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका वैल्यू यही रहेगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर होना चाहिए ना, आर है, आर है। आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। पृथ्वी पे एक ऑब्जेक्ट है और रॉकेट बहुत दूर चला गया है, तो इनके बीच का जो दूरी है बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी से। याद रखना, इस जगह पे जो दो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या कंसिडर करना, एक पृथ्वी और एक रॉकेट है। जब वो इधर था, इधर से जब निकल रहा था तो जब इधर था तो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे सामने लिखा है और टोटल एनर्जी भी तुम्हारे सामने लिखा है। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, E1 से। लेकिन जब ये पृथ्वी से छोड़ के दूर चला गया, बहुत ज्यादा दूर, तो इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0, और जिससे टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, वो ना ही कभी क्रिएट होती है ना ही कभी
डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो E1 होगा वो बराबर होगा E2 के। क्यों? क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, कभी बन नहीं सकती, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब जितना E1 है उतना ही क्या रहेगा, E2 भी रहेगा। तो E1 इजिकल्स टू E2। E1 क्या था हमारा, हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm/r, और हमारा E2 क्या था, 0। और याद रखना यहाँ जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी के नीचे देखो क्या लिखा है, ESC। इसका मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिससे रॉकेट बाहर निकल जाता है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, v स्क्वायर को इधर रखता हूँ, E2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या तो क्या होगा, इंटू, राइट ना। ये पहले देखो स्मॉल, ये m और ये m दोनों कट जाएंगे क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कट के दोनों तरफ है, तो बचा क्या, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर लिखा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर गया तो क्या होगा, इंटू, और वहां r, ये माइनस से उधर गया तो प्लस, समझ गया होगा। अब यहाँ स्क्वायर हो रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और जिससे वैल्यू क्या आ जाएगा, 2gmm/r। अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या करो, इंटू कर दो, किससे, ऊपर भी r से, नीचे भी r से, राइट। जिससे क्या होगा, ध्यान देने से, जिससे क्या होगा, हमने पढ़ा है कि ये रूट है, ये 2 है, क्या है फिर इधर g है, m है, और हमने क्या लाया इधर, r लाया। थोड़ा इस बार लिखने नहीं जम रहा है मुझे, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का। और ये r इंटू आर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना, कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है, gm/r²। तो क्या इस जगह पर मैं स्मॉल g डाल सकता हूँ, देखो डाल दिया मैंने स्मॉल g, तो इससे क्या फॉर्मूला हो गया, 2 स्मॉल gr, 2 का 2, हमें मालूम है ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सॉरी, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का हमारा यूनिट क्या है, सॉरी यार, वैल्यू क्या है, 9.8 इंटू आर, मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, वो कितना है, 6.4 इंटू 10⁶। और जब तुम इसको करते हो, राइट, तो जो तुम्हारा वैल्यू आएगा, अगर उस वैल्यू से, अगर वो वैल्यू, मतलब जो भी तुम अभी सॉल्व करोगे, जो तुम्हारा वैल्यू आएगा कुछ 11.2 समथिंग आएगा, 11.2 समथिंग आएगा। अगर उस वैल्यू से तुम किसी चीज को छोड़ते हो, उतने वेलोसिटी से किसी चीज को अगर तुम छोड़ते हो, तो क्या होगा, वो स्केप कर देगा, मतलब पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। अगर तुम इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, तो तुम्हारा आंसर आता है 11.2, ऐसा समथिंग आता है। और इसको अगर तुम जो 11.2 है, ये क्या एक वैल्यू है, अगर इतने स्पीड से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो या फिर छोड़ते हो, तो क्या होता है, ये अर्थ से बाहर निकल जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, शायद से लास्ट स्लाइड हो तुम्हारे लिए, अरे वाह, लास्ट स्लाइड है। मैंने बोला था कि 40 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो गया। डिफरेंस आईएमपी, यहाँ ध्यान देना, इस बार पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत कम बार आया, 30 बार पेपर में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, कैपिटल जी, कैपिटल जी, एक मिनट गाइस, मुझे खत्म करना है कितने देर में, 40 मिनट में, देखता हूँ खत्म हो पाता है कि नहीं हो पाएगा, 41 चलेगा। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का डिफरेंस है। The universal gravitational constant numerically equal to the force of attraction between two unit mass separated by unit distance। अभी देखा वही चीज है। एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनके मासेस, और मतलब वही जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। दूसरा देखो क्या है, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट विद द यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। याद रखना, कैपिटल जी, तुम यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लेकिन जो स्मॉल जी है, इट्स वैल्यू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये हर जगह बदलता है। तुम प्लैनेट तो छोड़ो, यूनिवर्स का कोना छोड़ो, हमारे पृथ्वी में भी बदल जाता है। अभी देखा हमने, सरफेस पे कितना था 9.8, और पोल पे कितना था 9.7। इधर देखो, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, मतलब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दो डिफरेंस हो गया, अच्छे अच्छे डिफरेंस है। इसका एसआई यूनिट तुमने देखा क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा, ये रॉन्ग है, स्क्वायर।
और इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा वीडियो। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम फिर से कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो क्या, सेकंड चैप्टर के साथ। और उस चैप्टर में मैं सारे IMP क्वेश्चंस कराऊंगा। और प्लीज ये जितना भी मैंने पढ़ा है सच में ये पेपर में इसमें से ही आएगा। कोशिश कीजिए पढ़ने का, इसको समझिए और नोट्स को राइट डाउन कीजिए। और या कल शायद से मैं सेकंड लेसन ना कर न्यूमेरिकल का अपलोड करूँ वीडियो। न्यूमेरिकल भी देखिए, मैं IMP न्यूमेरिकल से कराने वाला हूँ जो पेपर में आएंगे, और मेरा दावा है कि 100% आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।